हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा है। एज लाइक जर्मनी, इटली भी सेवरल स्टेट्स में डिवाइड थी। मल्टी नेशनल स्टेट आप कह सकते हो उसको, हैब्सबर्ग एम्पायर आप बोल सकते हो। मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में ये डिवाइडेड थी। मिड 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से एक जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट नाम का स्टेट था, बस वहीं पे इटालियन प्रिंसली हाउस था। मीन्स वहीं पे बस इटली के जो प्रिंस थे वो रूल किया करते थे। तो नॉर्थ इटली थी वो हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में थी। सेंट्रल इटली जो थी वो पोप के अंडर में थी। जो साउथ वाला रीजन था इटली का, वहाँ पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, स्पेनिश रूल था, चल रहा था वहाँ पे। इवन जो इटालियन लैंग्वेज हुआ करता था वो तक कोई नहीं बोलता था, बिकॉज इतने अलग अलग जब अगर किंग्स वगैरह रूल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक लैंग्वेज बोलना वहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो जिसको जो लैंग्वेज आता था, किसी को स्पेन आता था, इटली के नागरिक होकर भी वो स्पेनिश बोल रहे हैं, ठीक है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस को भी लेकर के। 1830 वाला टाइम पीरियड आता है। गुइसिपी मेजिनी नाम का एक रेवोल्यूशनरी की एंट्री होती है। मैंने इनके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में, सॉरी, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी, थोड़ी सी बात करी थी इनके बारे में, अब जाके देखना उसको। गुइसिपी मेजिनी आते हैं, तो ये मैं इनके बारे में पहले फिर से बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़े रेवोल्यूशनरी होते हैं। आएंगे, ये बोलेंगे कि हमें यूनिटी बढ़ानी होगी, हमें एक नेशन स्टेट बनाना होगा इटली को, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ऐसे हम कब तक लड़ेंगे, ये लोगों में अवेयरनेस फैलाने का पहले काम करेंगे। अगेन इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिल करके सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, यंग इटली जिसका नाम होता है। गोल क्या होता है इसका, इटली को एक नेशन स्टेट बनाना है, ठीक है। अपराइजिंग ये करते हैं इनके अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसिपी मजीनी। बहुत सारी सी अपराइजिंग होती है, दो ही होती है बेसिकली, 1831 वाली और 1841 वाली, ठीक है, सॉरी 48 वाली, 1831 एंड 1848 वाली। बट जो रूलर्स होते हैं, जो यहाँ के लोग रूल कर रहे होते हैं, वो इस अपराइजिंग को सप्रेस कर देते हैं। तो जो सिटीजन्स होंगे, जो लोकल सिटीजन्स होंगे, वो आएंगे सार्डिनिया पिडमॉन्ट में उस लीडर के पास में, बोलेंगे, मतलब जो प्रिंस है उनको बोलेंगे कि गुइसिपी मजीनी ने इतना कुछ करा है हमारे लिए, थोड़ा सा और करना है, अब आप कर दो, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा यूनिफाई हो जाए, एक हमारा भी नेशन स्टेट बन जाए। उस टाइम पे किंग कौन था, किंग विक्टर इमैनुअल II, ठीक है। और ये मान जाते हैं साथ देने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका अपना अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इनमें खैर था ही, कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं करूँगी, बट फिर भी सेल्फिशनेस थी इनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा, कि अगर मैंने इनका साथ दिया और अगर हम लोग विक्टर बन जाते हैं, मतलब हमें विक्ट्री मिल जाती है, तो आज मैं सार्डिनिया पिडमॉन्ट पे रूल कर रहा हूँ, कल पूरा इटली एक नेशन स्टेट में बदल जाएगा और वहाँ का किंग मैं बन जाऊँगा। तो एक सेल्फिशनेस आप बोल सकते हो इनके भी अंदर था। ये भी रीज़न था इनके हाँ बोलने का, और इस वजह से भी इन्होंने उनको सपोर्ट करा, जो ये रेवोल्यूशनरी थे उनको। हो सकता है कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी हो कि हाँ हम जीत जाएंगे, हमें विक्ट्री मिल जाएगी, जैसे जर्मनी को मिली। तो क्योंकि जर्मनी में भी तो डिक्टेटरशिप ही चल रही थी। कैसर विलियम II, मैंने आपको बताया था कि कैसे वहाँ पे क्या चीज़ें हुई। तो वहाँ पे कोई इलेक्शन के थ्रू थोड़ी ना हुआ था, हेरिडेटरी पहले भी चल रहा था, हेरिडेटरी तभी भी चल रहा था, यूनिफिकेशन होने के बाद भी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस हाँ थोड़े से हालात ठीक ठाक हो गए, बाद में जाकर और ख़राब हो जाएंगे। इनका एक चीफ मिनिस्टर था, अभी आते हैं वापस इटली पे, कैवर नाम था उसका, पूरा नाम आप बता उसका कमेंट में, जिसने इस मूवमेंट को लीड करा। ये जो कैवर था ना, ये ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी था, ना ही कोई डेमोक्रेट था। ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, एजुकेटेड पर्सन था, इटालियन एलीट क्लास का सॉरी। वो फ्रेंच ज़्यादा बोलता था इटली से, मतलब इटालियन ऑरिजिन का था, बट वो इटालियन नहीं बोलता था, वो फ्रेंच ज़्यादा बोलता था, जस्ट बिकॉज बचपन से वो फ्रेंच के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। बहुत चालाक था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसको स्टैब्लिश करना आते थे, अलायंस वगैरह करना आता था। फ्रांस बोलता ही था, फ्रांस के साथ अच्छे संबंध भी थे, फ्रांस के साथ इसने अलायंस बनाया, ठीक है। लीडर इसका यही बना कैवर। सार्डिनिया पिडमॉन्ट में गया ये, और वहाँ पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया 1859 में। अगेन अपने बहुत लार्ज नंबर में ट्रूप्स को लेकर के, आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर के, अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसिपी गरिबाल्डी फ्रे ज्वाइन करता है अगेन 1860 में, मतलब जस्ट एक साल के बाद ही। अभी 1859 में इसको एक विक्ट्री मिली ही है। 1860 में ये इटली के सदर्न पार्ट में जाता है, जहाँ पे किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज होती हैं। वहाँ के पीजेंट्स का सपोर्ट, लोकल पीजेंट्स जो होते हैं उनका सपोर्ट लेकर के, वहाँ पे जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो रूल कर रहे थे, उनको वहाँ से निकाल के बाहर फेंकता है, मतलब हरा देता है बेसिकली। 1861 में जो विक्टर किंग जो होते हैं, किंग विक्टर इमैनुअल II,
वो अपने इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि अभी इटली यूनिफाई हो चुका है, ये यूनाइटेड है, हमारा इटली कंट्री बन चुका है। हावेवर जो इटालियन पॉपुलेशन होती है उसमें अभी भी इलिटरेसी होती है बहुत ज़्यादा। लोगों को नेशनलिज्म वाली आइडियोलॉजी नहीं पता होती है, पता ही नहीं होता कि ये लिबरलिज्म क्या होता है, नेशनल क्या होता है, नेशनलिज्म वाली आइडियोलॉजी क्या होती है, कुछ नहीं पता होता लोगों को। अब सवाल ये आता है कि जब पता ही नहीं था तो लोगों ने सपोर्ट कैसे कर दिया, पीजेंट्स स्पेशली, क्योंकि उन्हीं को नहीं पता था। देखो पीजेंट्स से सपोर्ट उनको पीजेंट्स को कुछ पता था नहीं, उन लोग को ये लगा कि उन लोग को नहीं पता था कि इटली एक नेशन स्टेट में बदलने वाला है। उन लोग को जस्ट इतना लगा कि ला टेलिया वाला कोई कॉन्सेप्ट है और ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि हम इसको हरा रहे हैं तो हमारा एक नेशन स्टेट बनेगा। और इन लोग को, ये लोग पहले से जो स्पेनिश रूल चल रहा था बर्बन किंग्स का, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इन लोग को ये लगा कि स्पेनिश वालों से तो बढ़िया हमारे यही हैं, ये पिडमॉन्ट वाले रूलर्स ही हैं, हमारे प्रिंस ही हैं, तो हम इन्हीं के थ्रू रूल कर ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने ये जो इटली के पीजेंट्स थे सपोर्ट करा किसको, कैवर को और गोसिपी मेजीनी को, ठीक है। बात करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन कभी भी एक नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट आज हम लोग बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन, मुझे तो ग्रेट नहीं लगता, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट एनीवे जोक्स अपार्ट, ऑब्वियस सी बात है, कोई हमारे देश में आके इतना ड्रामा करके गया हो तो वो हमें ग्रेट कैसे लग सकता है भाई। अब बोलते हैं तो बोलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, छोड़ो। ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन है वो कोई एक दिन की बात तो थी नहीं, वहाँ पे भी रिवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे भी अपहेवल हुए, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है वहाँ का भी। कोई नेशन स्टेट नहीं था। आप अगर आप देखो 18वीं सेंचुरी तक अगर आप देखो तो जो प्राइमरी आइडेंटिटीज़ थी लोगों की वो क्या थी, एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे लोग, लाइक इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, इन सब में डिवाइडेड थे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी थी, पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे अपने अलग, कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बिलीव्स, सब कुछ अलग थे। अल्टीमेटली इंग्लिश जो पावर होती है वो वहाँ पे विनर हो जाती है। क्यों? 1688 के एंड में, एट दैट टाइम वहाँ इंग्लिश पार्लियामेंट में मोनार्की रूल करता था। एट द एंड ऑफ 1688 वो मोनार्की को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, मतलब उसको डिफीट कर देते हैं कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। छोटे से लाइन में समझा दिया गया है, डोंट वरी अबाउट दैट। जब वर्ल्ड हिस्ट्री को किसी एडवांस बुक से करेंगे तब बताऊंगी इन सब सारी चीज़ों के बारे में, अभी नॉर्मल सी स्टोरी है, सुन लो। एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है, ओके जस्ट अ मिनट, अभी मैं बता रही थी कि 1688 वाला एंड टाइम, हाँ ओके। 1688 में क्या होता है, एट द एंड ऑफ 1688 कॉन्फ्लिक्ट होता है, मोनार्की रूल चला जाता है, एक नेशन स्टेट बन जाता है जिसका सेंटर होता है इंग्लैंड, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है जहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला करके तब कहीं जा करके बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इतना ड्रामा करने के बाद भी यहाँ पे ग्रेट लगा ही दिया, कोई बात नहीं, तब जाके बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देन वहाँ पे बन तो जाता है स्कॉटलैंड को मिला के, बट स्कॉटलैंड जैसी कोई चीज़ वहाँ पे होती नहीं है। देखोगे आप इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी स्कॉटलैंड के मेंबर का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। अपना जो इन्फ्लुएंस है स्कॉटलैंड पर, वो अपना रौब जमाने की कोशिश करता है इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्कॉटलैंड के मेंबर बहुत कम होते हैं। उनका अपना कल्चर होता है, जो भी डिस्टिंक्टिव कल्चर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, उसको सिस्टमेटिक वे में सप्रेस करा जाता है। जो कैथोलिक क्लैंस हैं वो, उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है। देन अगेन जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स हैं वो, उनको अपनी लैंग्वेज को बोलने के लिए मना कर दिया जाता है। वो कोई नेशनल ड्रेस वगैरह नहीं पहन सकते हैं। बहुत लार्ज नंबर में लोगों को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला जाता है, या फिर वो लोग, कुछ लोग घर छोड़ के चले ही जाते हैं बेसिकली। आयरलैंड में भी एक सिमिलर ऐसा ही कुछ स्टोरी है। आयरलैंड की भी, वो भी कंट्री थी जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड थी, ठीक है। इंग्लिश आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, वो प्रोटेस्टेंट का हेल्प करते हैं, जो आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं उस कैथोलिक कंट्री में, ठीक है। मतलब आयरलैंड वाले जो कैथोलिक कंट्री थी उसमें। उसके बाद आप देखोगे जो कैथोलिक रिवॉल्ट्स होते हैं ना ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में, वो सप्रेस कर दिए जाते हैं। जब रिवॉल्ट फेल्ड होता है तो वोल्फटोन और उनके एक यूनाइटेड आयरिशमैन थे आयरलैंड के, ठीक है, उनको फोर्सिबली, मतलब फोर्स करके उनको मना लिया जाता है। एंड देन यूनाइटेड किंगडम में उसको मर्ज कर दिया जाता है। 1801 में एक नया ब्रिटिश नेशन बनता है थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। वहाँ पे इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करता है। सिंबल क्या होता है नए ब्रिटेन की, यूनियन जैक, मतलब ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। अच्छा, वहाँ का नेशनल एंथम भी क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। व्हाट काइंड ऑफ नेशनल एंथम इज दिस, बट कोई बात नहीं, किसी भी
नेशनल एंथम का मजाक नहीं बनाना चाहिए, इट्स ओके। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करा जाता है। आगे बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में। जस्ट अ मिनट। देखो विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या क्या था, क्योंकि मैंने इसको नोट्स वगैरह में मेंशन नहीं कर रखा है, सुन लो बस। विजुअलाइजिंग नेशन में क्या था, मीन्स इसमें 18 और 19 सेंचुरी वाला जब टाइम पीरियड आया तो वहाँ पे अपने अपने कंट्री को एक एज अ फिगर आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, वो वाला जो टाइम पीरियड था वो अपनी कंट्री को एज अ फीमेल फिगर या फिर एज अ जो भी फिगर है वो मतलब एक पर्सनिफाई कर रहे हैं अपने कंट्री को, कि हम हमारी कंट्री के देवी देवता ये हैं, वॉट एवर रिलीजन पे बेस्ड हो या फिर किसी भी चीज़ पे। बट उस टाइम पे आप कोई रिलीजन पे बेस्ड था आप ये नहीं बोल सकते हो। अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में बोलो इंडिया का कोई इमेज ड्रॉ कर सकता है क्या, अगर उसको पर्सनिफाई करने को बोला जाए तो नहीं ना, मुश्किल है। बट वो वाला टाइम पीरियड था कि लोग अपने अपने कंट्री को एज अ फीमेल फिगर पोर्ट्रे कर रहे थे। मैंने फ्रांस के भी कंटेस्ट में बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी मैंने बताया था, लोगों ने फीमेल एलिगरी को यूज़ करा था अपने आइडिया को पोर्ट्रे करने के लिए। उनकी कौन सी आइडिया थी, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक वाला जो आइडिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाला आइडिया था, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे से डिफरेंट ऑब्जेक्ट और सिंबल्स का यूज़ करा था। जो लिबर्टी का एट्रीब्यूट्स था लाइक रेड कैप, ब्रोकन चेन, अभी इस बारे में बात करेंगे आगे कि क्या चीज़ था, ठीक है। उस बारे में उसको प्रमोट करने के लिए फीमेल फिगर को वहाँ पे लाया गया, स्टैब्लिश करा गया। जस्टिस के लिए एक ब्लाइंड फोल्डेड विमेन को लिया गया जो कि एक पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स कैरी करी है। आज भी आप हमारे इंडियन जुडिशरी में देख लो, जो कानून के आँख अंधे होते हैं, अंधा कानून होता है, आपने सुना है ना, कानून अंधा होता है। जस्ट बिकॉज आप उसके सामने आप आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके लिए सब लोग एक हैं, ठीक है। वो आज भी ब्लाइंड फोल्डेड ही होता है। सिमिलरली फीमेल एलिगरी बहुत सारे से 19th सेंचुरी में बहुत सारे से आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। फ्रांस में एक क्रिश्चियन मेरेन नाम की औरत थी, मीन्स एज अ फीमेल फिगर उनको पोर्ट्रे करा गया था। क्रिश्चियन जस्ट अ मिनट, हाँ, क्रिश्चियन मेराइन एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है ये, ठीक है, जो कि पीपल्स के नेशन का आइडिया अंडरलाइन करता है। कहने का ये मतलब है कि ये लोगों को बताता है कि हम एक कंट्री के हैं, हम इस पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं हैं, हम एक कंट्री के हैं, ठीक है। हम किसी अलग सेक्ट के या फिर किसी अलग रिलीजन कम्युनिटी के नहीं हैं, हम फ्रांस के हैं, फ्रांस हमारा है। लिबर्टी वाला जो आइडिया है, द रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट वाला, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इतना बस समझ लो विजुअलाइजिंग द नेशन में ये बस यही था कि लोग जो डिफरेंट कंट्री थी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वट एवर जो भी है, उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए फीमेल फिगर को यूज़ करा था। फीमेल फिगर को आप ये नहीं बोल सकते हो कि इन्होंने वॉर करने के लिए या फिर कोई मूवमेंट चल रहा था इस वजह से इन्होंने करा था, जस्ट बिकॉज कि फीमेल को बहुत ही डोमिनेट करा जाता था, कि भी रीज़न था कि फीमेल्स को कभी वो दर्जा कभी दिया नहीं गया था। दैट इज़ वाई फीमेल फिगर को इन लोगों ने रिप्रेजेंट करा कि अगर फीमेल्स ही आगे बढ़ेंगी तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो एक पार्ट और आएगा इसका, आई थिंक सो, या ऑफकोर्स एक पार्ट और बचा है, अभी थोड़ा सा मतलब सुनते जाओ, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले एक इसका मतलब है, अभी हमने कुछ नाम लिया, ब्रोकन चेन्स वगैरह। ब्रोकन चेन का मतलब अब हम आज़ाद हो गए हैं। रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं आपके बुक में दे रखा है, अभी मैं एक पिक्चर इंक्लूड कर दूंगी पीपीटी में, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको कल वापस से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। जो ओलिव ब्रांच है वो आप उसको ऐसे डिनोट कर सकते हो कि वो पीस के लिए जाना जाता है। स्वॉर्ड है जो फाइट के लिए जाना जाता है, और ये जो दोनों है स्वॉर्ड और ओलिव ब्रांच, वो जर्मनी के लिए था, बिकॉज जर्मनी के टाइम पे वॉर के लिए भी तैयार था और पीस के लिए भी तैयार था। जो ओक लीव्स है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो हीरोइज्म के लिए जाने जाते हैं। जो ब्रेस्ट प्लेट और ईगल है वो जर्मन एम्पायर के स्ट्रेंथ का सिंबल है। और जो ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर वगैरह होता है वो सारा का सारा फ्लैग वगैरह होता है, जितना भी लिबरल नेशनलिस्ट हैं 1848 के, ठीक है, उन्होंने यूज़ करा था इस ट्राई कलर को, बाद में इस फ्लैग को बैन कर दिया गया था। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, थोड़ा सा ये शॉर्ट वीडियो हो गया फॉर सम रीज़न। नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वहाँ पे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट हाँ एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। प्रीलिम्स में इस बार हमारे YCIS से बहुत सारे बच्चों ने 90+ स्कोर करे हैं, तो बेनिफिट आपका ही है गाइस। एक बार आप सर को कांटेक्ट कर लो। आप सर को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो, बट मेल नहीं, आप सर को व्हाट्सएप कर दो, बिकॉज़ यहाँ पे टीचर्स दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग जाके रिप्लाई करते हैं। सर अपनी पर्सनल मेंटरशिप खुद प्रोवाइड करते हैं, सर खुद ही बात करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप होती है, कोई ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं बना है। सो हरी अप गाइस, डोंट बी लेट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।